Hello students, welcome to our online portal. This is our third lecture of chemical kinetics. Students, in this lecture, we will start with the new topic that is molecularity. Molecularity क्या होता है? यहाँ से हम बच्चा शुरू करेंगे. सुनिएगा जरा ध्यान से. According to collision theory, the reactant molecules must collide together to convert into products. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक दूसरे के साथ कोलाइड करना, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है. अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद टुगेदर टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स. जब तक रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे, टकराएंगे नहीं, तब तक प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट नहीं. The number of reactant molecules or reactant particles which take part simultaneously, this is the most important word. ये अगर आपने नहीं लिखा simultaneously तो marks deduct होंगे आप. The number of reactant particles which take part simultaneously in one collision so that it changes into product is called molecularity. कहता एक साथ कितने पार्टिकल्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं एक ही कोलिजन में, किस लिए? ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके. उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी. इट मींस मोलिकुलरिटी एक नंबर है जो क्या चीज बताता है कि कितने रिएक्टेंट पार्टिकल्स एक साथ एक कोलिजन में एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं. जितने स्ट्राइक करेंगे दैट विल बी आवर मोलिकुलरिटी. अब नोट में देखो ये पॉइंट आपको क्या दिया गया इसमें. इट इज ऑलवेज होल नंबर एंड कैन नाइदर बी जीरो नॉर इन फ्रैक्शन. मोलिकुलरिटी हमेशा एक होल नंबर में होगा, ये जीरो नहीं होगा और फ्रैक्शन में नहीं होगा. मतलब मोलिकुलरिटी 1, 2, 3, 4 ये तो हो सकती है, बट 1.5 या 0 या 2.5 ये मोलिकुलरिटी कभी नहीं हो सकती. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है. सेकंड कह रहा है इट हैज सिग्निफिकेंस फॉर सिंपल रिएक्शंस ओनली. मोलिकुलरिटी सिंपल का मतलब जो एक स्टेप में हो जाए, सिंगल स्टेप. मोलिकुलरिटी सिंपल रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल है. जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसकी हम मोलिकुलरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते. ये सिंगल सिंगल पाथ के लिए, सिंगल सिंगल स्टेप के लिए ही आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपने इसमें ध्यान में रखने हैं. फिर एग्जांपल देखो क्या दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री का मतलब सिंपल रिएक्शन, द सम ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन. कहते जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन. देखो जैसे एग्जांपल आपको दी गई है, ये F2O2 एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल है हमारे पास रिएक्टेंट में, तो इसकी मोलिकुलरिटी 1 हो जाएगी. यहाँ पे आपके पास HI है, इसके 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास रिएक्टेंट में, तो इसकी मोलिकुलरिटी 2 हो जाएगी. क्लियर? तो ये है बच्चे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक मोलिकुलरिटी. अब जैसा कि आपको मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताया कि हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते, सुनिएगा जरा ध्यान से. सच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 और मोर देन 2 स्टेप्स. ये रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा में चलती है. द स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप. जो सबसे स्लो स्टेप होता है इस पूरे कॉम्प्लेक्स पार्ट में, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमिनिंग स्टेप. That is, rate law of reaction is based upon slowest step. जो सबसे स्लो स्टेप होगा रेट उसी पे ही डिपेंड करेगा. अब देखिए जरा ध्यान से, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं? जो एक से ज्यादा स्टेप्स में कन्वर्ट हो रही है. जैसे कि ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है उसे कॉम्प्लेक्स बोल दिया. अब मान लो ये 2 स्टेप में हो रही है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि स्लो स्टेप कौन सा है, क्योंकि स्लो स्टेप पे ही आपका जो रेट है वो डिपेंड करता है. लिखा है ना, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दैट इज द स्लो स्टेप. अब देखिए बच्चे ध्यान से,
जब आप इन दोनों स्टेप को काउंट करते हो तो आपके पास ये ओवरऑल रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। बट जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसमें चेक कीजिए कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, चेक करो। द स्लोवेस्ट स्टेप इन्वॉल्व्स ओनली 2 स्पीशीज, देखो एक तो ये NO2 वाला और एक F2 वाला। The slowest step involves 2 species, so molecularity of this step is 2, तो इसकी molecularity 2 हो जाएगी। It has no meaning for overall reaction, मैंने आपको पहले बताया कि overall reaction मतलब complex reaction के लिए आप molecularity नहीं बता सकते, आप single step के लिए बता सकते, इसीलिए हमने क्या बोला, इट हैज मीनिंग फॉर सिंगल स्टेप। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वो सिंगल स्टेप भी कौन सा माना जाएगा, स्लोवेस्ट स्टेप। हेंस इट इज बाई मोलिकुलर रिएक्शन। बाई मोलिकुलर का मतलब क्या हुआ बच्चे, बाई मोलिकुलर का मतलब हुआ कि जिसमें 2 मोलिक्यूल आ रहे हैं। अब ये रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास स्लो स्टेप में 2 ही मोलिक्यूल थे ना, इसलिए आपने इसको बाई मोलिकुलर। नेक्स्ट आपका लिख रहा है स्यूडो यूनिमोलिकुलर। जैसे आपने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, वही हमारे पास स्यूडो यूनिमोलिकुलर होता है, इसलिए बोल दिया कि रेफर प्रीवियस पेज, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी को आप इसमें देख सकते हैं। अब बच्चे हमने ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में, मॉलिक्यूलरिटी मैंने आपको आज बता दिया क्या होता है। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कंपेयर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या कह रहा है आपको ऑर्डर में, इट इज सम ऑफ एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ इक्वेशन। ये डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो कि रेट लॉ इक्वेशन में एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है, जो पावर होती है आपके पास रिएक्टेंट की, उस पावर का जब आप सम कर दोगे तो वो हमें क्या देगा, ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इट इज द सम ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल टेक पार्ट इन वन कोलिजन साइमल्टेनियसली। ये भी आप साथ में ऐड कर देना यहाँ पे, साइमल्टेनियसली, जो एक साथ एक कोलिजन में रिएक्टेंट पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, उनका जो सम होगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर। सेकंड पॉइंट देखिए, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगता है, ये भी आपको बताया था कल। जबकि मॉलिक्यूलरिटी इट इज डिटरमाइंड थ्योरेटिकली, ये हमें थ्योरेटिकली पता लगती है फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ही पता लगी। ऑर्डर क्या कह रहा है, इट मे बी जीरो, होल नंबर और फ्रैक्शन। ये भी हमने कल पढ़ा था, ये जीरो, होल नंबर, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी ये हमेशा होल नंबर होती है, ये ना तो जीरो हो सकती और ना ही आपकी फ्रैक्शन में हो सकती। फोर्थ पॉइंट, इट हैज मीनिंग फॉर ओवरऑल रिएक्शन। जिससे हम ओवरऑल रिएक्शन तो बता सकते हैं कि कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, जबकि मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर ओवरऑल रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी आप सिर्फ स्लो स्टेप के लिए ही काउंट कर सकते हैं। ऑर्डर के अंदर फिफ्थ पॉइंट, इट टेल्स अस अबाउट मैकेनिज्म। इससे हमें मैकेनिज्म के बारे में पता लगता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी आपको मैकेनिज्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। एंड लास्ट स्टेप इज, इट कैन चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी चेंज, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो चेंज नहीं होती। तो ये बच्चे हमारे पास डिफरेंस था बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। हाँ जी, तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर आर रेयर। कहते हैं ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर ज्यादा हो, मतलब ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा हो, ऐसी रिएक्शन बहुत कम होती है। समझिएगा ध्यान से, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर नंबर ऑफ पार्टिकल टेक पार्ट साइमल्टेनियसली इन वन कोलिजन इज रेयर। क्या कह रहा है कि बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एक साथ एक दूसरे के साथ एक ही टाइम पे कोलाइड करना मुश्किल है, बहुत रेयर चांसेस है। इसलिए जो रिएक्शन है वो हाई ऑर्डर की होना भी पॉसिबल बहुत कम चांसेस है। नेक्स्ट हमें क्या बता रहा है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। देखिए बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्यूडो यूनिमोलिकुलर हमारे पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही रिएक्शन होती है।
इसकी कंडीशन जो मैंने आपको बताई है ना, ये कंडीशन याद रखना, एमसीक्यू के लिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया इसके अंदर? ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर 1 हो बट जिनकी मोलिकुलरिटी 2 या मोर देन 2, रिएक्शन विद वैल्यू ऑफ ऑर्डर इज 1 एंड मोलिकुलरिटी is 2 or more than 2. Such reaction is called pseudo unimolecular reaction. एग्जाम्पल देखो आपको दे रहा है कि ऑर्डर 1 और मोलिकुलरिटी 2, ऐसी रिएक्शन की एग्जाम्पल आपको ये दे दी, यहां पे देखिए CH3CO C2H5 प्लस H2O। इससे आपने क्या बनाया? CH3COOH प्लस C2H5OH। ये एग्जाम्पल मैंने आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में भी दी थी, अगर आपको वो लेक्चर याद है तो। इस रिएक्शन के अंदर हम ऑर्डर 1 मानते थे क्योंकि वाटर की यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन को 1 लेके चलते थे, बट मॉलिक्यूल्स तो 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी तो 2 ही काउंट होगी, बट ऑर्डर 1 जिसमें मोलिकुलरिटी 2 हो और ऑर्डर 1 हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्यूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें हमारे पास क्या है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर हमारे पास 2 हो रिएक्शन का, बट मोलिकुलरिटी 3 या 3 से ज्यादा। मतलब आप इसको याद रख सकते हो सिंपल, कि जब मोलिकुलरिटी की वैल्यू ऑर्डर से ज्यादा हो जाए तब आप उसको स्यूडो बोलते हो। दोबारा सुन लेना, जब मोलिकुलरिटी की वैल्यू ऑर्डर से ज्यादा हो जाए तब उसके लिए आप स्यूडो वर्ड यूज करते हो। अब यूनिमोलिकुलर कब यूज करना है और बाई मोलिकुलर कब यूज करना है, उसके लिए ऑर्डर ध्यान रखिए। ऑर्डर 1 तो रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, ऑर्डर 2 तो रिएक्शन बाई मोलिकुलर। ठीक है, तो ये याद करने का आपको मैंने मेथड बता दिया इसमें, स्यूडो यूनिमोलिकुलर एंड स्यूडो बाई मोलिकुलर। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास इसमें आ जाएगा, नेक्स्ट विल बी, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट्री प्रोसेस क्या होता है ये समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्री प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच ऑर्डर इज इक्वल्स टू मोलिकुलरिटी इज नोन एज एलिमेंट्री प्रोसेस। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर और मोलिकुलरिटी एक दूसरे की इक्वल हो उसे हम एलिमेंट्री बोल देते हैं। देखो मैंने लास्ट क्या बताया था, जिसमें ऑर्डर इक्वल नहीं होता मोलिकुलरिटी के, उसके लिए वर्ड स्यूडो यूज करते हैं, बट जिसमें दोनों चीजें इक्वल आ जाए उससे हम एलिमेंट्री प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर बच्चे? अब देखिए जरा ध्यान से, अब इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आपको देखिए जरा ध्यान से। द रेट लॉ हैज द फॉर्म, रेट लॉ आपको इसमें गिवन है। ठीक है, अगर आपको रेट लॉ पता चल गया, आपसे पूछना क्या चाहता है, चेक कीजिए, कैन दी रिएक्शन बी एन एलिमेंट्री प्रोसेस? क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री प्रोसेस हो सकती है या नहीं हो सकती? देखो बच्चे, इसके अंदर आप कैसे चेक कर सकते हो एलिमेंट्री प्रोसेस है या नहीं? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको इस रिएक्शन में रेट लॉ गिवन है, तो क्या आप रेट लॉ की हेल्प से क्या आप इस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो? ऑर्डर देखिए क्या बन जाएगा, a की पावर है 1 और b की पावर है 3/2। 3/2 का मतलब 1.5 होगा, इसका आप सम करोगे ये आपके पास कितना बन जाएगा, 5/2। इतना क्लियर है ना? ये आपके पास 2.5 मतलब 5/2 बन जाएगा। अब आपके पास देखो मोलिकुलरिटी की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस हमने पढ़ा था, क्या मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में हो सकती है? फ्रैक्शन में मोलिकुलरिटी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, इसका मतलब जो आपकी ऑर्डर की वैल्यू है वो मोलिकुलरिटी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू मोलिकुलरिटी, क्योंकि आपका ऑर्डर कितना आ रहा है 2.5 और मोलिकुलरिटी 2.5 हो नहीं सकती, क्योंकि मोलिकुलरिटी तो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो क्या आप इस रिएक्शन को एलिमेंट्री प्रोसेस बोल सकते हो? तो आंसर विल बी नो, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा एलिमेंट्री प्रोसेस नहीं होगा। दोबारा बताता हूं, देखिए बच्चे, एलिमेंट्री प्रोसेस की कंडीशन क्या है कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
बट हमने देखा कि यहाँ पे ऑर्डर की वैल्यू तो फ्रैक्शन में आ रही है और मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में हो नहीं सकती। इसका मतलब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ये दोनों को सेम नहीं है। जब दोनों सेम नहीं है तो आपकी रिएक्शन भी इसको एलिमेंट्री प्रोसेस नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फॉर द रिएक्शन A प्लस वाटर, इससे आपने B बनाया, इसके लिए रेट हमें गिवन है। कह रहा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपसे मॉलिक्यूलरिटी पूछ रहा है और ऑर्डर पूछ रहा है। देखो बच्चे इसके अंदर मैंने लिख के दिया आपको। देखो जब वाटर आ जाए A प्लस H2 है ना, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि वाटर जब आपके पास रिएक्टेंट में आ जाएगा तब हमारे पास ये कैसी रिएक्शन बन जाती है, ये रिएक्शन बन जाती है हमारे पास स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हो। और स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर के अंदर क्या होता है, ऑर्डर की वैल्यू तो होती है 1 और मोलिकुलरिटी होती है 1 से ज्यादा। अब मोलिकुलरिटी निकालने के लिए चेक कर लीजिए कि रिएक्टेंट में कितने मोलिक्यूल्स हैं, एक A है और एक वाटर है, तो मोलिकुलरिटी की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ऑर्डर 1 आ जाएगा और मोलिकुलरिटी 2 आ जाएगा। ऐसा मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी दिया, ठीक है। सो वी कैन से इट इज ए यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। चेक कीजिए बच्चे, देखो क्या यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यहां तक आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, क्लियर। अब इसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, कि एलिमेंट्री रिएक्शन हम किसे बोलते हैं। कह रहा है इफ ऑल द रिएक्टेंट इन्वॉल्वड इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पार्टिसिपेट साइमल्टेनियसली इन कोलिजन द रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री। बच्चे देखो सेम ही चीज बताई इसमें आपको, बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री में क्या होता है कि ऑर्डर इज इक्वल्स टू मोलिकुलरिटी, ये हमने पढ़ा था ना। अब जरा चेक कीजिए कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी को आपने कब बोला कि कब इक्वल होते हैं, उसको एलिमेंट्री प्रोसेस बोल देते हैं। यही आपको लिख के दे रहा है। इफ ऑल द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्वड इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पार्टिसिपेट, कहता सभी के सभी रिएक्टेंट अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक साथ कोलिजन में, तब उसको आप एलिमेंट्री बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सभी के सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं का मतलब है कि ऑर्डर आपका मोलिकुलरिटी के इक्वल आ गया, और जब ऑर्डर मोलिकुलरिटी के इक्वल आ जाएगा तो उस प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हो, एलिमेंट्री प्रोसेस और एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर। तो ये था बच्चे आपके पास मोलिकुलरिटी के ऊपर लेक्चर। हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है थर्ड मेथड टू फाइंड आउट दी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अपने लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है तो उसमें हम आपको दो चीजें बता चुके थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट्स ऑफ के की हेल्प से फाइंड आउट करना और ऑर्डर रिएक्शन गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से फाइंड आउट करना। अब देखिए बच्चे, ये थर्ड मेथड है हमारे पास जिसमें मैकेनिज्म की हेल्प से आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन गिवन है इसमें, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है 2NO + O2, इससे आपने क्या बनाया 2NO2। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द मैकेनिज्म इज एज फॉलोज, ये मैकेनिज्म गिवन है। देखिए जो आपको डाउट था कि कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि स्लो और फास्ट स्टेप कैसे पता लगेगा, तो ये देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज फास्ट स्टेप एंड दिस इज स्लो स्टेप, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो NO + O2 से आपने NO3 बनाया, ये फास्ट है, और NO3 + NO से आपने NO2 बनाया, ये आपका स्लो स्टेप है। ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में आपको क्या कह रहा है, सिंस स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये आपको मालूम है कि स्लो स्टेप आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। सो अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन द स्लो स्टेप टू कैलकुलेट ऑर्डर। ये देखो मेथड है, इसको समझना कि पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास कि लॉ ऑफ मास एक्शन को आप अप्लाई करो किस पे, स्लो स्टेप पे। तो देखिए ये हमारा स्लो स्टेप था, मैं इसको रेड कलर से मेंशन कर रहा हूं, ये आपका स्लो स्टेप है। इस स्लो स्टेप को आपने अप्लाई किया और हमारे पास ये रेट निकाल लिया आपने, ठीक है। बट बच्चे ध्यान से देखिए, बट NO3 जो आपका आया इस रेट के अंदर इज नॉट इन आवर मेन रिएक्शन। जो आपकी ये मेन रिएक्शन है, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ये जो मेन रिएक्शन है इसमें NO3 प्रेजेंट नहीं है, और आपने जो रेट लिखा उसमें NO3 प्रेजेंट है। तो बच्चे ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आप रेट लिखोगे ना स्लो स्टेप से, उसमें वो ही रिएक्टेंट आने चाहिए
जो मेन रिएक्शन में प्रेजेंट है, उसके अलावा और कोई रिएक्टेंट नहीं आना चाहिए। पर हमारे पास जो रेट है उसमें तो NO3 और NO2 आ रहे हैं। NO तो प्रेजेंट था मेन रिएक्शन में, बट NO3 प्रेजेंट नहीं था। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि इस NO3 को रिप्लेस किया जाए किसी तरीके से। अब NO3 रिप्लेस करने के लिए फर्स्ट स्टेप को चेक कीजिए। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप से NO3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जरा यहां देखिएगा, अप्लाई लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ऑन द रिवर्सिबल स्टेप। नोट करो, जो फर्स्ट स्टेप है ना वो रिवर्सिबल भी दिया हुआ आपको। क्या होता है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या होता है, K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा हम +1 में पढ़ते थे। K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिख दिया K, यहां से NO3 की वैल्यू निकाल ली, NO3 को एक तरफ रखा और बाकी टर्म दूसरी तरफ ले गए। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आपने NO3 की वैल्यू निकाली। अब ये जो NO3 की हमारे पास वैल्यू है, पुट दिस वैल्यू इन रेट, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी। देखो, पुट वैल्यू ऑफ NO3 इन इक्वेशन 1 आर एज इट इज। ये K आ गया आपके पास एक, और NO3 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, NO और O2। ये आ गया NO और O2, और ये जो साथ में NO प्रेजेंट है, ये हमारे पास जो यहाँ प्रेजेंट था, ये एज इट इज। अब इनको कंबाइन कर दो, एक NO ये रहा और एक NO ये रहा, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, NO स्क्वायर। O2 एज इट इज पड़ा, ठीक है। ये आपके पास अब रेट आ गया। अब चेक कीजिए, अब जो ये हमारे पास फाइनल रेट आ रहा है, इसमें जो आपके पास रिएक्टेंट आ रहे हैं, क्या ये सब वही है जो मेन रिएक्टेंट में प्रेजेंट है? चेक करो, एक तो NO मेन ये आ रहा है, ये भी मेन में प्रेजेंट है। एक O2 आ रहा है, ये भी आपकी मेन में प्रेजेंट है। इसका मतलब अब तो हमारे पास सिर्फ वही रिएक्टेंट्स आ गए जो मेन रिएक्शन में थे। तो इसका मतलब ये रेट आपका ठीक है। इसमें आप जो पावर है उसका सम ले लीजिए, 2 + 1, तो ये पावर का सम क्या बन गया, 3, और यही आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर हो गया? मैं रिपीट करता हूं, दोबारा सुनिएगा, ध्यान से देखना। ये हमें क्वेश्चन गिवन था इसमें, हाँ जी। अब देखिए इसके अंदर ये हमारे पास क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको फास्ट स्टेप गिवन है, ये स्लो स्टेप गिवन है। पहले स्लो स्टेप की हेल्प से आपने ये रेट निकाल दिया। यहां मैं आपको शो कर रहा हूं, देखिए ये स्लो स्टेप की हेल्प से आपने पहले रेट निकाल दिया, ठीक है। इस रेट में NO3 आ रहा है, ये NO3 हमारी मेन रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है रिएक्टेंट में, तो इस NO3 को कन्वर्ट करना है, तो फास्ट स्टेप को यूज किया। फास्ट स्टेप के ऊपर क्या अप्लाई किया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। यहां से NO3 की वैल्यू कैलकुलेट की, इस NO3 की वैल्यू को फर्स्ट स्टेप के अंदर पुट कर दिया। जो आपके पास अब रिलेशन आएगा, उस रिलेशन के अंदर अब सिर्फ वही टर्म्स आ जाएंगी जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट थी मेन इक्वेशन में। अब उसके पावर का सम ले लीजिए, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। ये आपका मेथड आना चाहिए। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक। इसका अगला टॉपिक जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चे।